हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें करी थी। देखा था किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, और कहाँ से प्लैंक की थियरी को एक सपोर्ट मिला था जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और उसके सारे जो सिमुलेशन थे उसको हम लोगों ने देखा था किस तरह से फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास है या वेवलेंथ का जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे, और किस तरह से उनकी इंटेंसिटी का फर्क पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। लास्ट क्लास जो थी उससे इस क्लास के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा इस तरह का हेक्टिक शेड्यूल था कि नहीं हो पाई कुछ दिन, 10 दिन 12 दिन क्लासेस कुछ। तो अब जो है क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर चलेंगी, मतलब 2-3 दिन का गैप कभी भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट रेगुलर चलने की कोशिश करेंगे। रेगुलर का मतलब वही 2-3 दिन में आपकी एक क्लास ऑलमोस्ट आ जाएगी। कभी कभी भी हो सकता है कि कुछ दिन लगातार भी आपकी क्लासेस आ सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है मेरे शेड्यूल पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक की बातें कर ली थी, तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकला था उसके आगे की चर्चा करनी है। कि लास्ट क्लास में वही हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें से हमें एक रिलेशन मिला था, और रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आया था कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो कि हमारे पास एक वेव फंक्शन था जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोल रहे थे, प्लस काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा था, है ना। इस तरह से हमारे पास आ रहा था। और ये जो एच न्यू नॉट था इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोल रहे थे, है ना। क्या बोल रहे थे? वर्क फंक्शन, ठीक है। एच न्यू क्या था? एच न्यू हमारे पास टोटल फोटोन की एनर्जी थी, है ना, फोटोन की एनर्जी थी, ठीक है। और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी। और हमने देखा था कि जो लाइट है वो वेव पैकेट्स के फॉर्म में गिर रही, फोटॉन्स के फॉर्म में गिरती है, और इंस्टेंटेनियस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है वहाँ से। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर हम केवल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट डाल पा रहे थे, इंटेंसिटी की तरफ बढ़ाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी लिमिट के अबव ही हमें जो लाइट है, सॉरी, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो मिल पा रहा था। आज इसी में आगे बातें करेंगे कि किस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट जिसने कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, जो आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बातें कर रहे हैं इसमें कुछ दम है। और वो पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ओके भाई। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही समझ सकते हो, ठीक है। मैं इसको जरा साफ कर देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है वो ध्यान से अगर आप समझो तो ये एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास मान लो एक कोई भी कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है। ये कोई एक सब्सटेंस है और हमने इस पे एक्सरे गिराई। इस तरह से हमने इस पे एक्सरे गिराई। ये हमारे पास क्या है? एक्सरे है। ये हमारे पास एक्सरे, इस डायरेक्शन में इस पे एक्सरे गिराई, ओके। कुछ एक्सरे थी, इसका जो वेवलेंथ थी मान लो हम लोगों ने लैम्डा मान लिया, ठीक है। इस पर हम लोगों ने एक्सरे गिराई और इसका वेवलेंथ हमने लैम्डा मान लिया। और ये देखा कि जब लाइट, ये जो एक्सरे है इस पर जाकर के गिरती है सब्सटेंस पर, उसके बाद में आफ्टर कोलिजन, मतलब जब जाकर के टकराती है उसके बाद में ये स्कैटर होती है। तो हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर प्लेस किया। क्या प्लेस किया? एक डिटेक्टर प्लेस करती है। ये क्या हमारे पास डिटेक्टर है? ये डिटेक्टर हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, ये डिटेक्टर ऐसे मूव कर सकता है, ओके। तो ये लाइट जब यहाँ पे जाकर के इस तरह से टकराई, जो एक्सरे है वो जाकर के टकराई, तो ये इस तरह से स्कैटर हुई, ठीक है। इस तरह से स्कैटर हुई, ओके भाई, हुई तो हुई, ठीक है। हमने देखा इस डिटेक्टर को मूव करा कि किस जगह पे किस तरह की इंटेंसिटी हमें मिल रही है। हमने समझने का प्रयास किया कि बेसिकली हमें किस तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें मिला उसको समझने के लिए हमें फोटोन, जो ये लाइट है इसके फोटोनिक नेचर यानी इसकी पार्टिकल नेचर को समझना पड़ेगा कि लाइट इज कमिंग एज अ फोटोन। तो हमें समझना पड़ेगा कि लाइट मान लो यहाँ पे फोटोन की तरह आ रही है, ना कि वेव की तरह। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेव मान रहे हैं तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग जो हो रही है इसमें किस तरह का वेरिएशन हो रहा है। लाइक मान लो ये जो लाइट है यहाँ से कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा बना रही है, ये पर्टिकुलर एंगल थीटा है। तो हमने देखा कि ये जो डिटेक्टर भाई इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। तो हमने मान लो किसी टाइम पे डिटेक्टर यहाँ प्लेस किया, किसी टाइम पे डिटेक्टर यहाँ प्लेस किया, तो अलग अलग थीटा के वेरिएशंस हमने लिए,
अलग अलग थीटा के वेरिएशंस हमने लिए। तो एक पर्टिकुलर थीटा के लिए जो इंटेंसिटी आ रही है, यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी में मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पर कुछ मिल रहा है, तो कहाँ पर हमें किस तरह से मिल रही है, क्या वेवलेंथ हमें मिल रही है, सॉरी सॉरी क्या हमें इंटेंसिटी मिल रही है, तो वो थीटा पे डिपेंड कर रहा था एग्जैक्टली मतलब कितना यहाँ से यहाँ से जो वेवलेंथ आई, ठीक है, यहाँ से जो फोटोन आया, तो यहाँ पर भाई स्कैटरिंग तो हो रही होगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ स्कैटरिंग हो रही होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर थीटा पर किस तरह से हमें स्कैटरिंग की जो वेवलेंथ है वो मिल रही है, स्कैटरिंग जो वेव है उसका वेवलेंथ मिल रही है, वो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स था। तो उस पैटर्न को समझना जो था वो वेव नेचर से नहीं समझ आ रहा है हमें, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ा पार्टिकल नेचर में। किसमें? पार्टिकल नेचर में। ठीक है, पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हमने मतलब क्या इस मैथमेटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व हुई, समझो ध्यान से कि हमने क्या माना कि एक फोटोन इस तरह से आ रहा है, ठीक है, एक फोटोन है यहाँ सब्सटेंस से टकराने का मतलब क्या है, अगर आप इसको जूम करके देखो तो हमारे पास एक एटम होता है इस तरह से, है ना, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इस तरह से एटम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, तो मान लो हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और यहाँ पे हमारी जो फोटोन है वो आकर के टकरा रहा है, इससे टकराया, ठीक है। जब इससे टकराया तो वास्तविकता में हुआ क्या कि फोटोन मान लो यहाँ कहीं चला गया इस तरह से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिक्वाइल हो गया इस तरह से, मतलब इस तरह से ही भाग गया। भाई क्या होता है, जैसे हम ऐसे टक से कैरम बोर्ड में जो हमारी वो होती है स्ट्राइकर होता है उसको हम ऐसे मारते हैं तो वो गोटी में जाकर के टकराता है, और जो हमारे पास कोई भी गोटी होती है वो जाकर के इधर चली जाती है और स्ट्राइकर दूसरी तरफ चला जाता है, फिर हम देखते हैं फाउल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा जो निशाना होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारी जो गोटी जा रही है वो भी हमारे उस छेद में जाए और जो हमारा स्ट्राइकर है वो कहीं फाउल ना कर दे, वो कहीं उस छेद में ना चला जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब हम यहाँ पर फोटोन को एज अ स्ट्राइकर मानते हैं। फोटोन क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो फोटोन है वो एज अ स्ट्राइकर है, क्या है, स्ट्राइकर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को तुम इतने टाइम मान लो वो कैरम बोर्ड वाली क्वीन, ठीक है, अपनी वाली मत मानना, ठीक है, मान लो क्वीन है ये, ठीक है, और तुम्हें मतलब इसको हिट करना ही करना है, मतलब तुम्हें ये चाहिए अभी इतने टाइम, ठीक है। तो हमें अगर चाहिए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो जो कैरम बोर्ड में जो साइड में कॉर्नर होता है उसमें होल बना होता है, उसमें हमें चाहिए, और ये हमें देखना है कि कहीं इस होल में ना चला जाए। तो मतलब कुछ कुछ कैरम बोर्ड वाला खेल है यहाँ पर। तो मतलब हम लाइट को एज अ फोटोन मानते हैं यहाँ पर, और फोटोन है तो फोटोन की एनर्जी के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी कि फोटोन की एनर्जी को हम किस तरह लिखेंगे, एच न्यू, किससे लिखेंगे, एच न्यू, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, तो यहाँ पर इसके लिए जो एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर पोजिशन पे, तो मान लो हमने E1 मान ली एनर्जी, और E1 की वैल्यू हो गई एच सी अपॉन लैम्डा, क्या हो गई, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ओके, अब दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करते हैं, मतलब बेसिकली जो फोटोन का जैसे हम क्या लिखते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या आ गई, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ओके, क्या एनर्जी को हम इस तरह से लिखते हैं, पीसी, एनर्जी क्या होती है, पीसी, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या मोमेंटम को किस तरह से लिखते हैं, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एक्चुअल में ये जो रिलेशन दिया था ये दिया था डी ब्रोगली ने, किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। इन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो फोटोन की, भाई P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा का मतलब क्या हो गया, P बाई एच बाई लैम्डा का मतलब, सॉरी, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा से आप समझो जरा कि एक पर्टिकुलर रिलेशन में P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। जरा इस रिलेशन की आप ब्यूटी को समझने की कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर रिलेशन में मोमेंटम भी आ रहा है और वेवलेंथ भी आ रही है। बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर मोमेंटम भी आ रहा है, ठीक है, और वेवलेंथ भी आ रही है। मतलब क्या, वेवलेंथ किससे रिलेटेड होती है, वेव से। वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की, ठीक है। और मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। यानी इस पर्टिकुलर रिलेशन में ही एक खूबसूरती है कि इसमें पार्टिकल और वेव आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। तो इस रिलेशन को दिया था डी ब्रोगली ने, और इसको बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ लाइट। बेसिकली जो डुअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट था डी ब्रोगली ने इलेबोरेट किया था इसको, मतलब दिया नहीं था, इलेबोरेट किया था एक तरह से, क्योंकि एक्चुअल में वही है, मतलब लाइट का डुअल नेचर ही एग्जिस्ट करता है, बट उसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया था डी ब्रोगली ने, इस रिलेशन को बताया था कि P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है तो इसका मोमेंटम कितना होगा हमारे पास, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो मान लो P1 इसका मोमेंटम, तो P1 इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा इसका मोमेंटम हो गया। ओके,
अब यहाँ पर जो स्कैटर होकर लाइट गई, हमने सिर्फ एक बीम कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, ठीक है। तो मान लिया इसकी एनर्जी थी हमारे पास E2, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लिया यहाँ पे इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश, तो हमारे पास इसकी एनर्जी हो जाएगी hc बाई लैम्डा डैश, और मोमेंटम हो गया हमारा P2 की वैल्यू हो गई h बाई लैम्डा डैश, ठीक है, h बाई लैम्डा डैश। ओके, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल होकर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई था वो रिक्वाइल होकर गया, मान लो किसी फाई एंगल पे रिक्वाइल होकर के वो भाग जाता है, ठीक है। तो मान लिया कि उसकी एनर्जी जो थी वो कुछ हो गई हमारे पास, मान लो E0 मान लो, ठीक है, ओके, और इसका मोमेंटम कुछ आप मान लो PE मान लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पक्का। चलो इतनी बात समझ आती है हमें कि अच्छा इस डायरेक्शन में हमारे पास जो, देखो सिनेरियो समझना क्या है कि हमारे पास फोटोन आकर के, यानी एक्सरे जो आकर के टकरा रही है, यानी फोटोन आकर के टकरा रहे किसी इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे सब्सटेंस में हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हम ध्यान रखना है, यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी को ऑलमोस्ट, जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, और वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी पे कैलकुलेशन ना करनी पड़े कि हम बाइंडिंग एनर्जी पे कर रहे हैं, उसको भी इक्वेशन में लिख रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी इतनी बात है कि हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें ये आराम हो जा रही है कि हमें उसको कैलकुलेशन में नहीं लिखना पड़ेगा, और हम आराम से सारी की सारी चीज़ें इजीली लिख पाएंगे। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है, उसको हम ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी हो जाती है E0, और उसका मोमेंटम जो है वो जाता है P0। ओके, हमें सारी चीज़ें पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमें अगर निकालना है कि भाई एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें किस वेवलेंथ की वेव मिलेगी, उसको हमें निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स में क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज को देखना है। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के दो लॉज जो होते हैं, यहाँ पे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। क्या करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। और एनर्जी और मोमेंटम अगर कंजर्व है तो वहाँ पे उसके रिलेशंस को हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, और मैथमेटिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या आता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एनर्जी की कंजर्वेशन इक्वेशन लिखता हूँ। देखो ध्यान से मेरे साथ साथ समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फोटोन था, फोटोन की एनर्जी क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया hc बाई लैम्डा। ओके, और hc बाई लैम्डा, ठीक है, hc बाई लैम्डा। ओके, क्या किसी और चीज के पास, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास एनर्जी थी, बिल्कुल यहाँ पर हम एनर्जी कंसीडर करेंगे, दैट विल बी द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी m0c, दैट विल बी m0c। दिस वाज द एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब ये जो थी हमारे पास फोटोन की एनर्जी थी और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, इसको हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, m0c से इसको हम दिखाते हैं, ये होती है रेस्ट मास एनर्जी। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन होता है इधर की तरफ स्कैटर हो जाता है और उसकी वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा डैश, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो जाती है hc बाई लैम्डा डैश। तो यानी हमारे पास फोटोन की एनर्जी हम क्या लिख देंगे, hc बाई लैम्डा डैश, लैम्डा प्राइम, ठीक है, hc बाई लैम्डा प्राइम हो गया। इसके बाद अब बचा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब रेस्ट मास एनर्जी प्लस हमारे पास दिस एनर्जी, ठीक है। तो दिस एनर्जी को हम किस तरह से लिख देंगे, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपने रिलेटिविटी में पढ़ा होगा कि E स्क्वायर इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर m0 स्क्वायर c पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ने PE लिख दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो E0 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू PE इंटू C, ठीक है, उसको यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर उठा के रख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अंडर रूट के अंदर दिस टर्म m0 स्क्वायर c पावर 4 प्लस PE स्क्वायर c पावर 4। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्या कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलो ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी हमारे पास, मोमेंटम कंजर्वेशन। और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए भी दो डायरेक्शन है हमारे पास, एक हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और दूसरी हमारे पास वाई डायरेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स डायरेक्शन और दूसरी बार हमें वाई डायरेक्शन में, दोनों में मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोमेंटम को हम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे तो एक्स डायरेक्शन में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मोमेंटम केवल किसके पास था, इसके पास कितना मोमेंटम था, इसके पास h बाई लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है h बाई लैम्डा। क्या कोई और एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है इसके बाद अलावा,
हाँ, एक्स डायरेक्शन में, सॉरी, टोटल मोमेंटम, हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा तो और किसी के पास मोमेंटम नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो कुछ है ही नहीं उसके बाद, ठीक है। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, अभी ये तो इसका तो केस खत्म हो गया, फाइनली केस ये है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये स्कैटर्ड फोटोन है और ये हमारे पास रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कितना है, इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन, इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन, यानी क्या आ जाएगा, एच बाई लैम्डा डैश, एच बाई लैम्डा डैश इंटू इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, कॉस थीटा, प्लस इसका इसका इसके मोमेंटम का पीई का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, पीई कॉस फाइव, करेक्ट। लेट मी चेक आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ चलो ये दिख रहा है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अगर हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, वाई डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अगर हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इनिशियल मोमेंटम वाई में जीरो था, इनिशियल मोमेंटम वाई में जीरो था, कोई भी नहीं था। इसके पास एक्स में था तो इनिशियल मोमेंटम तो एक्स में ही था, वाई में कोई था ही नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम एक्स वाई में कितना होगा, जीरो। फाइनल मोमेंटम वाई में देखो, फाइनल मोमेंटम इसका वाई में एक कंपोनेंट है और इसका एक वाई में कंपोनेंट है। इसका वाई में कंपोनेंट कितना होगा, मोमेंटम का साइन कंपोनेंट, यानी इसका मोमेंटम कितना, एस सी बाई सॉरी एच बाई लैम्डा डैश इंटू साइन थीटा, इसका हो गया मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। दूसरा इसका वाई में कंपोनेंट लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी माइनस पीई साइन फाइव, ये हो गया हमारे पास तीसरी इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। हमने क्या क्या देखा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, पीई, ठीक है, पीई को हटाएंगे, पीई के में कोई जरूरत नहीं है, फाई को हटा देंगे, ठीक है। हमें चाहिए कि मतलब लैम्डा जो इनिशियल वेवलेंथ थी, ठीक है, चेंज होकर कितनी हो गई, लैम्डा डैश, और किसके साथ में चेंज हो रही है, थीटा के साथ में। तो इन तीनों में हमें रिलेशन चाहिए, तो एक्स्ट्रा चीजें जो है उनको हटाने की कोशिश करेंगे, लाइक पीई हो गया, ठीक है, इनिशियल इसका फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाई हो गया, और कुछ हटाना है, और कुछ एलिमिनेट करना है यहाँ से, आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेट करना है, इसके अलावा भी कुछ आपको यहाँ से, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो तो हट ही जाएंगे, ओके, या आप चलो हाँ ठीक है वो हट जाएंगे, ओके। अब आप करो, क्या करो, इनको एलिमिनेट करो यहाँ से, इन दोनों को यहाँ से हटाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, लैम्डा डैश और थीटा में एक इक्वेशन बनेगी। अब एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार कोशिश करो कि देखो आप कर पा रहे हो नहीं, आप होमवर्क में ट्राई करना, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप सॉल्व नोट करो पहले। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपने ये तीन इक्वेशंस लिख ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चीज़ों को एलिमिनेट करना है, लाइक पी को फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिमिनेट पी को, और फाइव को आप यहाँ से हटाओ, एनर्जी वाला एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट को भी आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है, सारी चीज़ें हटाओ यहाँ से, और आपको किस में रिलेशन मिलेगा, लैम्डा प्राइम, लैम्डा और थीटा में वो रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद से सॉल्व करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को। सॉल्यूशन इसका हर बुक में, हर गूगल पे, हर जगह अवेलेबल होता है, आप चाहो तो सॉल्व कर, बट खुद से थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, आपको खुद से थोड़ा सा सॉल्व करना है ताकि आपकी अभी हैबिट बनी थोड़ी सी कैलकुलेशन की। हालांकि मेन जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या आता है फॉर्मूला, कि हमारे पास जो वेवलेंथ आई है स्कैटरिंग के बाद और जो वेवलेंथ पहले थी, यानी कितना वेवलेंथ में चेंज हुआ, शिफ्ट कितना हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो थीटा पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, एच बाई एम नॉट सी, एच बाई एम नॉट सी, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा प्राइम और थीटा में रिलेशन आएगा, यानी कितना शिफ्ट है, इसको हम लोग सडन कभी कभी डेल्टा लैम्डा से भी इस तरह से लिख देते हैं, डेल्टा लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा या चेंज इन वेवलेंथ जो है वो कितना है, शिफ्ट इन वेवलेंथ कितना है, एच बाई एम नॉट सी, तो सिर्फ कांस्टेंट हो गया। इसको जनरली कभी कभी टेक्स्ट बुक्स में एच बाई एम नॉट सी को लैम्डा सी से भी दिखा देते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी बहुत वैल्यू जो है वो बिल्कुल आपकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जनरली आपको क्वेश्चंस में भी प्रोवाइड करा दी जाती है, आपको अगर सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करके इसकी आइडियल वैल्यू एक लिख सकते हो, ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखना क्या है हमें कि किस तरह से किस एंगल, लाइक अगर हम किस एंगल पे वेवलेंथ के देखिए कितना शिफ्ट हो रहा है, लाइक अगर हम बात करें कि थीटा इज इक्वल टू जीरो की बात करो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो,
0 डिग्री। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। और लैम्डा डेल्टा लैम्डा जो है, डेल्टा लैम्डा जो है वो कितना आ जाएगा मेरे पास 0। यानी आप अगर उस पर्टिकुलर एंगल की बात करें, लाइक हमारे पास ये मैटर था, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन सिंबल हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास और ये हमने फोटोन मारा है इस पर, ठीक है। और हमें देखना है कि इस लाइन पे जो हमें वेवलेंथ मिल रही है वो कितनी मिलेगी। अगर यहाँ पे हम डिटेक्टर रखें तो हमें देखने को ये मिलेगा कि जो शिफ्ट हो रही है वो 0, यानी जो वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा हम डाल रहे थे एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर नापेंगे तो हमें लैम्डा ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर नापते हैं तो हमें लैम्डा ही मिलना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे कोई शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो टकराव नहीं होता है, सीधे निकल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा ही निकलेगा। और अगर सामने देखना है, अगर टकराव हो रहा है तो सामने में वेवलेंथ ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ शिफ्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। मान लो हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 पे, थीटा इज इक्वल टू 90 की अगर हम बात करें, थीटा इज इक्वल टू 90 में हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी हो जाएगा हमारे पास लैम्डा सी, लैम्डा प्राइम माइनस। अच्छा, हम थीटा इक्वल टू 180 की बात करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। थीटा इक्वल टू 180 की बात करें, थीटा इक्वल टू 180 की बात करें तो 180 का मतलब क्या होता है, -1। 180 का मतलब क्या होता है, -1, यानी डबल हो जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी। क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा सी, या लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा सी प्लस लैम्डा। यानी मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि अगर हम देखें कि कितना शिफ्ट हो रहा है, मतलब अगर हम देखें थीटा इक्वल टू 1, मतलब जैसे लाइट गई, टकराई और वापस आ गई तो उसकी वेवलेंथ जो होगी कितनी शिफ्ट हो जाएगी, तो उसमें 2 लैम्डा सी का जो होता है डिफरेंस आ जाता है। 2 लैम्डा सी का डिफरेंस, यानी 2 H0 बाई MC का डिफरेंस आ जाता है। ये होता है हमारे पास कॉम्पटन। मतलब बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या प्रूव करना चाह रहा है भाई यहाँ पे, अगर हम जो कैलकुलेशन है उससे परे बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट ये बताना चाह रहा है कि मोमेंटम किस तरह, भाई ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। भाई मोमेंटम ट्रांसफर कब होता है यार, मोमेंटम ट्रांसफर कब होता है, जब पार्टिकल्स की बातें करते हैं हम लोग। लाइक जैसे कैरम बोर्ड में अभी अपन बात कर रहे थे कि हमने स्ट्राइकर को मारा कट से, तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ स्ट्राइकर से उस पर्टिकुलर गोटी में, है ना। तो क्या होता है कि मोमेंटम ट्रांसफर की बातें हमेशा पार्टिकल्स में होती है। और अगर यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर से ही जो रिजल्ट्स हैं वो सही सही आ रहे हैं, मतलब जो हमें एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट मिला कि थीटा के वेरिएशन पे किस तरह से चेंज इन वेवलेंथ होता है, वो इस कैलकुलेशन से बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम वेव को, सॉरी जो हम लाइट है उसको हम पार्टिकल मान के चलें, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो एग्जैक्टली सिमिलर आए। इसका मतलब यहां से एक और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। तो ये आज मैंने आपको एक और प्रूफ दिया जिससे कि हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल मानने। और जिस तरह से मैंने अभी बीच में भी आपको थोड़ी सी बातें बताई थी कि डी ब्रोगली के बारे में मैंने आपको बताया था कि डी ब्रोगली का क्या बोलना है कि लाइट जो है वो अकॉर्डिंगली बिहेव करती है सिचुएशन के। मतलब अगर आप सिचुएशन इस तरह की प्रोवाइड कराएं कि वहां पे लाइक मान लो इंटरफेरेंस पैटर्न का आपको वहां पे कुछ काम करना है, इंटरफेरेंस यानी YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आपको काम करना है, तो वहां पे लाइट आपको ठीक ठीक बिल्कुल वेव जैसा काम करके देगी। मतलब वो एक हिंदी में कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, है ना, आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष। मतलब जहां पे जिस तरह की आवश्यकता होती है, जहां पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इंसान काम करता है। तो लाइट का भी यही है, लाइट डुअल नेचर को अप्लाई करती है, मतलब डुअल नेचर को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, डुअल नेचर को। और डुअल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकती है। जहां पे जैसे मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी, बट अगर हम इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दैट मतलब उस टाइम पे कितना इंटरेस्टिंग था यार कि लाइट जो है पार्टिकल है, वेव है, क्या है यार, क्या है, मतलब समझ ही नहीं आता था लोगों को। तो जब ये चीज़ें सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लाइक इंटरफेरेंस भी सही होता है, इंटरफेरेंस भी दिखता है हमको, और मतलब इंटरफेरेंस तभी समझ आएगा जब हम लाइट को वेव मान के चलेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब ये चीज़ें तभी समझ आएंगी जब हम लाइट को पार्टिकल मान के चल रहे हैं। तो मतलब लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, क्या है लाइट।
तो इस वजह से जो लाइट, डी ब्रोगली ने बोला कि मतलब लाइट जो है उसमें पार्टिकल और वेव दोनों चीजें समाहित हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से इसका यूज कर पाए, किस तरह से आप उसका भेज बनाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जहां से क्वांटम मैकेनिक्स का उदय होता है कि अब यहां से अब हम क्वांटम मैकेनिक्स से फॉर्मुलेशन पे काम करना शुरू करेंगे। मतलब हमें ये समझ आ गया कि अच्छा लाइट है वो पार्टिकल की तरह काम कर रही है, वेव की तरह, क्या कैसा किस तरह से चल रहा है, ठीक है। क्वांटा, क्वांटी, मतलब ये सब क्या होता है, ये चीजें हमें समझ आई कि मतलब क्वांटा ऑफ पार्टिकल्स चल रहे हैं, फोटॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ से किस तरह से काम कर रही है हमें चीज समझ आ गई। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, क्या होता है। लाइक अगर कोई पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका क्या मोमेंटम होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। लाइक बहुत बेसिक बेसिक से अगर बातें करें तो ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या था, लाइट थी, ठीक है। तो लाइट एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रही थी, है ना। और उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड में घूम रहा है, लाइक बोर ऑर्बिट की बात करें, हम लोग बोर ऑर्बिट की बात करें कि हमारे पास कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड, देखो समझो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। लाइक हमारे पास ये हमारे पास और न्यूक्लियस, ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये खुद भी इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं कि एज अ वेव बिहेव करें। तो यहां पर ये स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करते हैं, इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करते हैं। बात समझ आ रही है? इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करते हैं, मतलब ये इस तरह भाई, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो एक पार्टिकल जो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत तेज स्पीड में चल रहा है, तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। ये भी एक मॉडल है जो कि दिया जाता है, बोर का जो आपका मॉडल होता है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स बनती है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स बनती है, लाइक यहाँ पे रेडियस इसकी मान लो अगर 2πr है, अगर 2πr इसकी रेडियस है, तो ये किसके बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगी। अच्छा, एक चीज जो हमें पता चलती है कि जो मोमेंटम होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम होता है, वो NH/2π के बराबर होता है। ये हमें पढ़ा था जब हम लोग 11th से ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जो जब इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किसी भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनका मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये हमने सीखा। ओके, मोमेंटम क्या होता है, देखो ध्यान से, मोमेंटम क्या होता है, MVR। मोमेंटम क्या होता है, MVR, ठीक है। अब आप काम करो, यहां से आप एक काम करो की क्या क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, इसको उठाओ। अच्छा, एच क्या होता है, एच होता है हमारे पास, पी क्या होता है, h/λ, ठीक है। पी क्या होता है, h/λ। और पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, MV, ठीक है। पी को क्या लिख सकते हैं, MV। तो एच लैम्डा क्या लिख सकते हैं, h/mv, ठीक है। h/mv ये हम लोगों ने लिखा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है, और ये हमने लिखा कि लाइट को मैं स्टैंडिंग वेव मान के चल रहा है, ठीक है। सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहाँ से आर की वैल्यू रखो, 2π, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/mv, L/mv इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू h/mv, ठीक है। mv से mv मर गया, 2π को उधर भेजो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू NH/2π। अब एक बात बताओ, जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आया था उस टाइम पे ये जो आपको दिया गया है, ये जो रिजल्ट दिया गया है, ये इस बात से नहीं दिया गया था कि लाइट को एज अ पार्टिकल या पार्टिकल को एज अ लाइट, मतलब पार्टिकल को एज अ वेव मान के हम काम करें। तो बट यहाँ पे हमने पार्टिकल को वेव माना। हमने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और उस वेव को मान के, मतलब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मान के हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पुराने रिजल्ट से मैच हो रहा है। यार ये क्या है, हमने लाइट को देखा, हमेशा बचपन से हम लोग समझते आ रहे लाइट एज अ वेव काम करती है, बट जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से उसको एज अ पार्टिकल मान के चल रहे हैं। हम ये बचपन से देखते चले आ रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल होता है भाई, वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को वेव मान के काम कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट आइडेंटिकल ही आ रहा है। ये क्या है, मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव, ना वो वेव है ना ही पार्टिकल है, वो दोनों चीजें। यहां सिर्फ लाइट की बात नहीं होती है। जब हम लोग बोल रहे हैं लाइट हैज अ डुअल नेचर, नहीं,
किसी भी चीज़ का डुअल नेचर हो सकता है, हमारा और आपका भी डुअल नेचर हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एटमॉस्फेयर को, किस तरह के रेफरेंस को लेकर के बातें कर रहे हैं। अगर हम हाई स्पीड की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल ले रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको एज अ वेव भी कंसीडर कर सकते हैं। और हम वेव कब कंसीडर करेंगे, हम वेव कब कंसीडर करेंगे, जब उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी जो डायमेंशंस है वो उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल होंगी ऑलमोस्ट। ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है। मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी आपका पार्टिकल है, वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है, बट उसकी जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो उसकी वेवलेंथ के, मतलब उसकी जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू उसकी वेलोसिटी होगी, उससे कंपैरेबल हो पाएगा, तभी वो एज अ वेव बिहेव करना शुरू कर पाएगा। ठीक है, या एक वेव जो है एज अ पार्टिकल बिहेव करना शुरू कर पाएगी। तो ये चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल और वेव दोनों में एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ें यहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझ आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक फॉर्मूलेशन है, कहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, बेसिकली क्या उसकी एनर्जी होती है, क्या उसमें हम किस तरह से उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हम किस तरह से उसका मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्या होता है उसमें, भाई उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी कहाँ से निकलती है, वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है, और उससे हम क्या करेंगे, उस वेव फंक्शन को समझेंगे, और वेव फंक्शन किस तरह से उस पार्टिकल की पूरी जानकारी अपने आप में रख रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे अब हम। और अब जो क्लासेस होंगी, मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि क्लासेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलते रहें। कभी कभी मतलब 5 महीने में कभी कभी इस तरह का शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है कि मुझे 10 12 दिन तक क्लासेस रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, बट आई एम सॉरी, अब अगले आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोशिश मेरी ये रहेगी। ठीक है, बाकी हो ही वही जो राम रचि रखा। ठीक है, तो चलो मिलेगा अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने जो भी आप मुझे समझो, बड़ा भाई समझो, छोटा, मतलब ठीक है, जो भी समझना चाहो समझ लो। ठीक है, समझ के माफ़ कर देना। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इसके आगे की बातें करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन के बारे में बातें करेंगे, और देखेंगे किस तरह से वेव फंक्शन होता है, उसका क्या फॉर्मुलेशन होता है। ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर जो पूरे हों उसकी पार्टी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शेयर वगैरह करते रहो क्लासेस को। ठीक है, बाय बाय।